तो दोस्तों नमस्कार और आप सबका लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं एके राजवीर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी यूपी टीजीटी की परीक्षा है वो शायद जहां तक जून या फिर जुलाई मंथ में एक्सपेक्ट की जा रही है अभी तक। दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर वेबसाइट नहीं रिस्पॉन्स कर रही है तो वेट कीजिए कि रिस्पॉन्स कब करे, रात में करे तब भी अप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों बात रही कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी इन तीनों ऑथर्स को मैंने लिया है और इन पर बेस्ड एमसीक्यूज। बहुत मजेदार क्लास होगी, ये समझ लीजिए। आपको बहुत ही चुनिंदा एमसीक्यूज है, बहुत सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं ये वाले। अब दोस्तों दूसरी बात, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, दे आर कॉलिंग मी, क्योंकि मैंने भी शुरू किया है दोस्तों क्लासेस, वो भी आप सबके रिक्वेस्ट पर। इसके पहले मैं नहीं चलाता था। तो दोस्तों टीजीटी और पीजीटी दोनों के क्लास और नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, वो भी दोस्तों बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी कि कम खर्च और ज्यादा बेनिफिट। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय परेशान भी हैं। वो भी किस बात को लेकर के? क्योंकि उनकी शिकायतें हैं जहां पर उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और दोस्तों इस बात के लिए मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। क्लासेस ज्वाइन करने से पहले ये देखिए कि क्वालिटी क्या है, टीचर किस क्वालिटी का है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूं, ये नंबर दिया हुआ है दोस्तों नीचे, इस नंबर पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ये दोस्तों आपके लिए नंबर है आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा अगर आपको चाहिए पेड कोर्सेज। तो दोस्तों ये आपके लिए नंबर है। अब रही बात दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने की, तो बिल्कुल शुरू करते हैं बिल्कुल एनर्जी के साथ दोस्तों, और आपको मजा आ जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। और जो मैं इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा वो तो आपके लिए मार्वलस होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वर्ड्स लिबर। दोस्तों ये जो वर्ड्स लिबर है ये क्या होता है? इट्स अ कोलोफोन, क्लोज्ड फॉर्म, राइम्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म। दोस्तों वर्ड्स लिबर। सो वर्ड्स लिबर दोस्तों क्या है? ये कोलोफोन है, क्लोज्ड फॉर्म है, राइम्ड फॉर्म है या फिर ओपन फॉर्म है? तो जल्दी से गाइस आप आंसर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए ताकि आपको भी मजा आ जाए और मुझे भी मजा आ जाए इस क्वेश्चन में। दोस्तों ये रहा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी, ओपन फॉर्म। वर्ड्स मींस होता है दोस्तों ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है वर्ड्स, एंड लिबर मींस जो बिल्कुल फ्री हो। तो इसको सिंपल आप वर्ड्स और फ्री पहले हम लिख देंगे तो इसे बोलेंगे हम फ्री वर्ड्स, यानी वर्ड्स लिबर ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्री वर्ड्स के लिए फ्रेंच वर्ड है वर्ड्स लिबर दोस्तों, है ना। जहां पर फ्री वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स में बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन आ जाते हैं आपके लिए, और मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके बीच में क्लियर कट डिफरेंस कर पाते हैं। तो चलिए सीख लीजिए आप। देखिए फ्री वर्ड्स की बात हम कैसे करते हैं। फ्री मींस टोटली फ्री, मींस नो राइम एंड नो मीटर, यानी कि जो राइम RHYME और ये जो दोस्तों METE, ये जो दोस्तों मीटर और राइम का रोल है ये बिल्कुल यहां से फिनिश हो जाता है, यानी कि नो राइम नो मीटर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स, तो ब्लैंक वर्ड्स में दोस्तों राइम नहीं होती लेकिन मीटर होता है। और कौन सा? आयम्बिक। ये दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स के बीच का ये डिफरेंस आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। और वर्ड्स लिबर क्या होता है इसको भी याद रखेंगे आप, यानी वर्ड्स लिबर्ड मींस फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन मजेदार होंगे और इंटरेस्टिंग होंगे, नॉलेजेबल भी होंगे, जहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा।
Pun is opposite word, a play on words, a funny word और आइडेंटिकल वर्ड्स। तो दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट करके, और मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, है ना दोस्तों। चलिए जल्दी से आ जाइए। करेक्ट आंसर दोस्तों ये वाला है आपके लिए, बी, अ प्ले ऑन वर्ड्स। दोस्तों अ प्ले ऑन वर्ड्स इज नोन एज पन। वाओ ग्रेट गाइस, बस समझ लीजिए कि आपका मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ही वंडरफुल दोस्तों रिस्पॉन्स मिल रहा है। पन होता है क्या, प्ले ऑन वर्ड्स। यस गाइस, प्ले ऑन वर्ड्स, ये बी ऑप्शन 100% बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यस, देखिए गाइस, इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया और बेस्ट एग्जांपल आपके लिए दे देता हूं दोस्तों, ठीक है। यस, यू कैन ट्यून अ गिटार बट यू कैन नॉट ट्यून फिश। आप गिटार को ट्यून कर सकते बट क्या आप फिश को ट्यून कर सकते हैं? सो दोस्तों यहां पर प्ले ऑन वर्ड्स है, गिटार, ट्यून, फिश और ट्यून। क्या बात है दोस्तों, तो ये होता है पन। ज्यादा जानकारी के लिए कि पन और क्या है, डीपली जानना है दोस्तों, तो एक वीडियो है मेरा फिगर ऑफ स्पीच पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किया है, आप देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंकरचीफ। दोस्तों ये बात हो रही है ओथेलो वाली हैंकरचीफ की। यस, मैं आपको बता दूं कि ये बात वही हो रही कि जो ओथेलो ने दी थी, है ना दोस्तों। यस, स्ट्रॉबेरीज, रोज, ग्रास और क्यूपिड। क्या बना था उस छोटी सी हैंकरचीफ में, है ना दोस्तों। कमाल का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ये समझ लीजिए। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, सो यू आर द ग्रेट वन एंड सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा दोस्तों। और मैंने लिटरेचर इस बार पढ़ाया दोस्तों, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट मैं दूंगा। ये गर्व नहीं है दोस्तों मेरा, ये मैं मेहनत करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए फटाफट, और करेक्ट आंसर है दोस्तों स्ट्रॉबेरीज। यस यस, ओथेलो दोस्तों क्या है, ओथेलो आप समझते ही होंगे, OTHELLO, ओथेलो। ये विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। सो गाइस, ओथेलो एक ग्रेट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। और इसमें होता क्या है कि ओथेलो ने एक रुमाल दी थी, किसको, डेस्डेमोना को। डेस्डेमोना कौन है, ओथेलो की वाइफ, और उसको एक रुमाल दी थी, हैंकचीफ, और जिसमें उस हैंकी में स्ट्रॉबेरीज वाली एम्ब्रॉयडरी थी। एम्ब्रॉयडरी मतलब जिसमें दोस्तों आप देखते हैं ना कि कढ़ाई करके कुछ बना दिया गया हो। वाओ ग्रेट। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश वाज विलियम टिंडेल, जॉन वाइक्लिफ, किंग जेम्स फर्स्ट और माइल्स कावर्डेल। करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा जल्दी से, और अगर आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया तो समझिए मजा आ जाएगा गाइस आपको, रियली। और इस क्लास को बहुत अच्छे से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को कर सकें, बहुत अच्छा डिटेल भी जान सके। ये है दोस्तों करेक्ट आंसर आपके लिए, बिल्कुल, जॉन वाइक्लिफ, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि नहीं वाइक्लिफ नहीं है, टिंडेल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन वाइक्लिफ रिफॉर्मेशन के साथ आए। अगर आपको ज्यादा जानने की जरूरत है रिफॉर्मेशन के बारे में, एक वीडियो पड़ा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में, रिफॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था। और विलियम टिंडेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जॉन वाइक्लिफ के बाद टिंडेल ने बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, और टिंडेल को जिंदा जला दिया गया था चौराहे पर। क्यों? बिकॉज दोस्तों जो बाइबल थी वो हिब्रू लैटिन लैंग्वेज में थी, और इसको ट्रांसलेट करना मींस घृणित काम करना या फिर पाप कर देना। तो इसीलिए विलियम टिंडेल को जला दिया गया था जिंदा। और दोस्तों जॉन वाइक्लिफ, जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी कब्र को खोदा गया और इनकी हड्डियों को निकाल के जलाया गया। वाह क्या बात है। किंग जेम्स फर्स्ट, दोस्तों किंग जेम्स फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, प्लीज नोट कीजिएगा,
ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ बहुत कम लोग दे पाते हैं दोस्तों। सो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 ये है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। और दोस्तों यही बहुत फेमस है और 47 स्कॉलर्स प्लस किंग जेम्स फर्स्ट ने ये सारा कुछ काम किया था। और माइल्स कावर्डेल इज आल्सो एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। ये भी वो फिगर है जो बाइबल के ट्रांसलेशन के साथ एसोसिएटेड है। और इसी बात पर ये रहा दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स is a definition of poetry by Keats, Wordsworth, Shelley and Coleridge। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये वाला इतना इजी क्वेश्चन है कि मुझे लगता है आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर स्क्रीन पे। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, इट्स नॉट ए। दोस्तों यहां पर पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, आगे की जो डेफिनेशन है। और ये जो दोस्तों डेफिनेशन है ये है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। कहां पर आई थी दोस्तों? लिरिकल, LYRICAL एंड BALLADS। ये दोस्तों बैलेड बहुत सारे लोग लिखते हैं, नो इट्स लिरिकल बैलेड्स, BALLADS। ओके याद रखिएगा लिरिकल बैलेड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिरिकल बैलेड में एक और डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इसे नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर। अगर नहीं ली है कॉपी तो वीडियो पॉज कर दीजिए और ले आइए कॉपी और पेन। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये वाली भी डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की ही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं लिरिकल बैलेड से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, इस बात को चेक करना है ना दोस्तों, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा। लिरिकल बैलेड से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लिरिकल बैलेड 1798 का हो, चाहे 1800 का हो, 1802 वाले से दोस्तों कम आते हैं, 2 वाले से, हाँ बाकी लिरिकल बैलेड से आते जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आप तो आए थे कराने वर्ड्सवर्थ एंड मिल्टन, शेक्सपियर एंड गाल्सवर्दी। दोस्तों ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में जो कभी भी पूछे जा सकते हैं जंप करके, और 100% पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आंसर दोस्तों इसका आंसर है जॉन रस्किन। यस, मॉडर्न पेंटर, दिस इज अ वर्क बाय हुम। सो दोस्तों ये वर्क है जॉन रस्किन का, टॉमस कार्लाइल का नहीं है, JS मिल का नहीं है, मैकाले का नहीं है, ये जॉन रस्किन का। और जॉन रस्किन का एक और वर्क है अनटू दिस लास्ट। याद कीजिएगा दोस्तों अनटू दिस लास्ट, अनदर वन वर्क बाय जॉन रस्किन। और मैं दोस्तों बताऊं जॉन रस्किन के लिए शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, यही रस्किन भाई है जिन्होंने बताया था दोस्तों। और भी मैं कुछ बता दूं क्या प्लीज? सो दोस्तों अगर आपने पैथेटिक फैलेसी का नाम सुना है, अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी का नाम सुना है, तो जो पैथेटिक फैलेसी है PATHETIC, पैथेटिक FALLACY, तो दोस्तों पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन की ही है। इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी मुनरो, सी बियर्ड्स एंड विमसेट की है दोस्तों। याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे आंसर कीजिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वन, one who hates mankind is called egoist or egotist or introvert or misanthrope। सो प्लीज गाइज जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और एक बार फिर से मुझे आपके कमेंट्स चेक करने की जरूरत है। तो चलिए गाइज जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट करके। यस गाइज प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए। यस ओके गाइज आई थिंक मुझे आंसर मिल गया है। वाओ ग्रेट गाइज, ग्रेट, वंडरफुल, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मिसएंथ्रोप। जो
मानव से यानी मानवता से कंप्लीटली, मैनकाइंड यानी मैनकाइंड से जो घृणा करे उसे हम क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप गाइड। सो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊं, समझ लीजिए एक इंट्रोवर्ट वर्ड है, ये है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वर्ड का मतलब जो अपने में ही मगन है, अंतर्मुखी। इगोटिस्ट का मतलब जिसको बहुत ज्यादा ईगो टाइप की फीलिंग हो। और दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड मैन होता है ईगोइस्ट, है ना। यस, दिस इज व्हाट जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में, ईगोटिस्ट, है ना गाइस। तो चलिए मुझे देख लेने दीजिए आपका एक बार और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और ईगोटिस्ट को हम अहमवादी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा प्लीज, अहमवादी। ओके, ईगोइस्ट जो सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल रहे। इंट्रोवर्ट मैंने आपको बताया कि जो यस अंतर्मुखी इंसान हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। वाओ गाइस, हिट कीजिए इस बार बटन को और मजा आ जाएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक बिना लाइक के देख रहे हैं? अरे थोड़ा सा तो कभी सोचा कीजिए, आप बोल करके देखिए, एनर्जी बहुत लगती है। और कोविड-19 का टाइम वैसे भी गाइस चल रहा है ना। चलिए करेक्ट आंसर के लिए जल्दी से फटाफट गाइस, करेक्ट आंसर है 9899। जैसे दोस्तों कीट्स की लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है 1819, वैसे ही दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है 1798, 99 और कभी कभी दोस्तों 77 की भी बात कर देते हैं, बट 1798 द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर इन वर्ड्सवर्थ लाइफ। क्यों भाई? सो दोस्तों यहीं से तो लिरिकल बैलेड आया, यहीं से रोमांटिक एज आपकी बिगिन होती है, यहीं पर लिरिकल बैलेड आया। और लिरिकल बैलेड की अगर आप बात करें, गजब का दोस्तों वर्क है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया अपने पेड स्टूडेंट्स को। और 100% गाइस मैं टॉपिक कवर कर दूं, ये मेरा गाइस प्रॉमिस है। क्वेश्चन की औकात नहीं कि बाहर चला जाए, बिल्कुल यस। अब आप समझ लीजिए 100% की क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, इतने अच्छे से मैं कवर कर सकता हूं एक टॉपिक को। Now guys, see there and then we have blank place some books in his bag, each was, were और have। कौन सा दोस्तों लगेगा यहां पर, कौन सा वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, इज, वॉज, वर और हैव। सो गाइज सम बुक्स इन हिज बैग, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके लिए वर। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। दोस्तों अगर यहां पर 1 2 3 कोई अगर 1 या नंबर दिया होता कि यस देयर इज सम बुक्स, मुझे नहीं लगता होना चाहिए इज। सम मींस कुछ, अब कुछ का मतलब कितना हो सकता है, तो वो मोर देन 1 हो ही सकता है 100%। इसीलिए गाइज यहां पर 1 लगाने की हमें जरूरत है, सिंपल है ना दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब मीनिंग गाइज इस तरह के जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उस सेंटेंस की मीनिंग कई बार निकाल लेते हैं, हमें बिना ग्रामेटिकल रूल के भी हम सही कर देते हैं, या आप चेक कर लीजिएगा कभी। दोस्तों एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले, एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो दोस्तों एक्ट क्या है? क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आंसर ट्रिकी है आपके लिए, और जल्दी से आंसर अगर आपने कर दिया इसका मतलब कि आपने गाइस बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये लीजिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। मतलब कि एक प्ले में गाइस एक्ट में डिवीजन होता है, 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले को हिंदी में एकांकी कहते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं जो शेक्सपियरियन पैटर्न है उसमें 5 एक्ट होना मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। एक्ट और सीन को लेकर के गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानने की भी जरूरत है। और ये समझिए विलियम शेक्सपियर ने एक्ट्स का डिवीजन बहुत अच्छे से दिया है, वो सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। आंसर है दोस्तों डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, दिस इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए प्लीज, और ये भी क्वेश्चन काफी ठीक है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। यस, फ्रेलिटी तुम्हारा नाम ही औरत है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी,
और सिमली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। और ये लाइन है हैमलेट की, प्ले हैमलेट से, हैमलेट की ही स्पीच है दोस्तों। और किसके लिए कहा है? अपनी मदर के लिए कहा है कि यस, क्या बात है दोस्तों, आपको सब पता है। और गजब दोस्तों, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर देख लीजिए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है पर्सोनिफिकेशन। यस, मानवीकरण, यही है करेक्ट आंसर दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्रेलिटी मतलब बेवफाई या फिर कमजोरी। क्योंकि दोस्तों फ्रेल को कमजोर नाम से कई बार आपने पढ़ा होगा कि यस फ्रेल एंड फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, यानी औरत तेरा नाम है और बदलना तेरी फितरत, या फिर औरत कमजोरी ही तेरा। दिस इज व्हाट गाइस की एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये वाली बात अपनी मदर के लिए कहा था हैमलेट ने। Which female author was fired critic of Galsworthy? कौन सी ऐसी फीमेल क्रिटिक थी या फीमेल ऑथर थी जो गाल्सवर्दी के ऊपर बिल्कुल फायर्ड थी दोस्तों? बिल्कुल, वाओ, कैथरीन मैन्सफील्ड, जैन ऑस्टिन, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज एलियट। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन, सो सिंपल, सो इजी, आप मिनटों में कर सकते हैं, मुझे पता है। यस, बट हाँ, एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है। अभी बहुत सारे गाइस प्रैक्टिस आने वाली है आपके लिए। और यस, कोर्सेज में अगर बिल्कुल आप इनरोल होना चाहें तो बिल्कुल राइट टाइम है, इनरोल्ड हो जाइएगा, मजे से क्लास कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। और ये समझिए लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों बिल्कुल फन फटाफट के साथ रहेंगी। करेक्ट आंसर दोस्तों है आपके लिए वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न एरा की काफी अच्छी नॉवेलिस्ट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, गाइस इनके वर्क जैसे द रूम ऑफ वन सॉन, मिसेस डॉलवे एंड ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं वर्जीनिया वुल्फ के। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फायर क्रिटिक रही हैं गाल्सवर्दी के लिए, और दोस्तों एक और के लिए, जेम्स जॉयस के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जेम्स जॉयस की यूलिसिस वर्क को इन्होंने कहा था मिस फायर, ये वही लेडी हैं वर्जीनिया वुल्फ। और फेमिनिज्म में दोस्तों रूम ऑफ वन सॉन वर्जीनिया वुल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी सज्जन ने मेरे पास फोन किया था और वो बोले कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी में कब आ गया? मैंने कहा कि शायद जब सिलेबस आया होगा तभी आया होगा। बोले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ना ही नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। आप मुझे डेमो दीजिए, पहले मैं एक वर्ड्सवर्थ देखूंगा, एक कॉलरिज देखूंगा और एक गाल्सवर्दी देखूंगा। मैंने कहा भाई साहब मैं क्लासेस नहीं चलाता। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, क्योंकि डेमो तो मैंने 400 वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पे, 400 से ज्यादा, एंड यू आर आस्किंग फॉर डेमो। इट मींस तुम्हें खुद ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तुम्हारे लिए 999 वाली कोचिंग ही बेटर है। यस गाइस, बिल्कुल। See, which out of the following is not a poem by Wordsworth? London 1802, Strange Fits of Passion Have I Known, The Solitary Reaper and London। Oh wow guys, चलिए जल्दी से फटाफट मार दीजिए आंसर, और जितना जल्दी गाइज आप आंसर सेलेक्ट करेंगे उतना जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और ये रहा गाइज, लंदन पोयम नहीं लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। लंदन 1802 लिखी है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन लिखी है, सॉलिटरी रीपर लिखी है, बट लंदन पोयम का दोस्तों कोई भी रोल नहीं है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हो, है ना दोस्तों। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है ना। यस गाइस, और थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि इंक का कलर तो ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंटर को और मोटा करने के बारे में सोच रहा था। कोई नहीं, इतना ही चलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, which of the following poems was not written by William Wordsworth? Daffodils, Solitary Reaper, Tintern Abbey और Love's Philosophy। गाइस कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आंसर भी इजी होना चाहिए। चलिए गाइस जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में काउंट भी कर लीजिएगा यार, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत। गाइस करेक्ट आंसर है यहां पर लव्स फिलॉसफी। यस, प्रेम वाली फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था विलियम वर्ड्सवर्थ भाई को, सिर्फ और सिर्फ गाइस नेचर,
लैप ऑफ नेचर। बस गाइज, लैप ऑफ नेचर से बाहर जाने का मन नहीं था। लव्स फिलॉसफी इज एसोसिएटेड विद whom? सो गाइज आंसर है SHELLEYP, शैली। पर्सी बेसी शैली गई जो रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले थे। फिर भी कहा यार प्यार के बारे में भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। Next one question. Little we see in nature that is ours is a line from Tintern Abbey, Immortality Ode, and guys, then the word is too much with us, and then none of these। और यहां पर गाइज मैं डेफोडिल को कट किए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया, बट कोई नहीं, आप 4 में से चूज कीजिए, बस यही जरूरत है मुझे। और जल्दी से आंसर कीजिए, जितना जल्दी कर सकते हैं गाइस फटाफट कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज तो बौछार हो रही है क्वेश्चन की। करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर जो है वो कौन सा है प्लीज? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन अब आप बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट्स होने चाहिए जितने लोगों ने यहां तक देखा। बताइएगा जरूर दोस्तों, आपको आपके बाबू और सोना की कसम है। बस एक ही बात है दोस्तों, बिल्कुल जॉब लक्ष्य होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी इस बार लेके रहेंगे। हम लेके रहेंगे टीजीटी और पीजीटी, आजादी नहीं, टीजीटी और पीजीटी। और 100% गाइस अगर आपने अच्छा अप्रोच किया तो करेंगे। आंसर आप देंगे, मुझे नहीं बताना इसका आंसर। प्रिल्यूड कंसिस्ट्स ऑफ बुक्स 10, 12, 14 एंड 16। तो दोस्तों कौन सा आंसर है? कितनी बुक्स हैं प्रिल्यूड में? और प्रिल्यूड की बुक्स के बारे में बताएं, 10, 12, 14 और 16। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें एक जगह मिस्टेक करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, और इस मिस्टेक को मैं मिनटों में आपके लिए बता दूंगा कि कहां पर मिस्टेक होती है और होती क्यों है। करेक्ट आंसर है 14। दोस्तों प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं, और प्रिल्यूड की थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। देखिए प्रिल्यूड गाइड्स जो स्टार्ट की गई थी कंपोजिशन इसका, वो 98 से एंड 1805 में कंप्लीट हो गया। 1850 में इसे पब्लिश किया गया, लेकिन डेथ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद वाइफ मैरी हचिंसन ने इसे पब्लिश किया था। अब इसके बाद आती है बात दोस्तों कि इसमें कितनी बुक्स हैं, तो मैं आंसर करूंगा 14 बुक्स है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग 10 बुक्स 12 बुक्स क्यों क्लिक करते हैं? क्यों? क्योंकि दोस्तों जो एपिक होता है ना, तो एपिक में 12 बुक्स होती हैं। जो भी एपिक होता है दोस्तों, तो एपिक में 12 बुक्स होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में नहीं था, 10 में था, लेकिन बाद में से 12 बुक्स में किया गया। 2 बुक्स को डिवाइड करा के गाइस, 2 बुक्स को डिवाइड करा के ढूंढ लीजिएगा कौन सी वो बुक्स हैं जिनको डिवाइड किया गया था, और फिर ये 12 बुक्स में आ गया था दोस्तों। बस मजे की बात यही है कि आप लर्न करते रहो, देखते रहो। Which 2 words rhyme in the last 2 lines of the first stanza of Daffodils? दोस्तों डैफोडिल पोएम के बारे में जरूर आपने सुना होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ वाली पोएम है डैफोडिल। Trees and breeze, fluttering and dancing, I and lie, glance and dance। अरे भाई बता दो जल्दी से, मुझे पता है आपको पता चल गया है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रीज एंड ब्रीज है पहले वाले में, चेक कर लीजिए एक बार, डैफोडिल पोएम ओपन कीजिए, चेक कर लीजिए। बस मन जरूरी है गाइस, और समझ लीजिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करना मतलब एक साधारण सी बात नहीं, बट हाँ अगर नॉलेज अच्छा है, गैप अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, 100% गाइस आप कवर कर लेंगे। बस चलिए नेक्स्ट वन पर। पैंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी और जॉर्ज हर्बर्ट। पैंथिज्म आंसर दोस्तों आपको मिल चुका है और आप लिख भी चुके हैं, मुझे दिख ही रहा है, और एग्जैक्टली ये रहा आपका आंसर दोस्तों, यही है विलियम वर्ड्सवर्थ। पैंथिज्म का मतलब होता है दोस्तों यस गॉड की प्रेजेंस हर जगह देखना। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है ना कि जो गॉड का अस्तित्व है, ईश्वर का, वो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर हर जगह है।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल होस्ट here means someone who enters by invitation। यहां पर दोस्तों here host means है ना गाइस, yes daffodil as host here, ये दोस्तों जो here है तो ये hair नहीं है, HER here means someone who entertains by invitation, an organism that harbors another inside, a whole army of flowers, an unruly crowd of passers by। वाओ गाइस क्या बात है, करेक्ट आंसर यस दोस्तों आपको मिल गया है और ये है करेक्ट आंसर, अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। यस गाइस, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार में कितने सारे डेफोडिल्स को देख रहे थे, है ना गाइस, हाउ मेनी डेफोडिल्स। तो दोस्तों आपको आंसर तो पता ही होगा, नहीं पता है तो वेट किस चीज का कर रहे हैं, जानिए 10,000 गाइस एट अ ग्लांस। ओके, हाउ मेनी, सो 10,000, 1 2 3 and 4, 10,000 एट अ ग्लांस। नेक्स्ट वन, सो दोस्तों जॉन मिल्टन स्टडीड एट, मुझे लगता है दोस्तों कैम्ब्रिज में पढ़े थे क्योंकि आंसर भी दिया हुआ है, बट हो सकता है ऑक्सफोर्ड हो या फिर यॉर्क हो या फिर डबलिन। अगर दोस्तों कैम्ब्रिज ना हो तो आंसर आप बता दीजिएगा। His childhood witnessed the forces of Renaissance in the ascending, and his youth witnessed the fruition of the Reformation. Who is he? John Milton, John Wycliffe, Thomas Nash and Thomas More. So guys, correct answer कौन सा है? बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आंसर सो इजी, और आपको शायद पता चल भी गया होगा क्योंकि यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में है एक क्लू, और ये लीजिए आपका आंसर। ज्यादा मत परेशान होइए, मेरा काम है आपको आंसर शो कर देना, और याद रखिएगा। ओहो, आंसर तो आया नहीं गाइस। करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों जॉन मिल्टन। क्यों गाइस जॉन मिल्टन है, जॉन वाइक्लिफ क्यों नहीं है, या फिर कोई अदर क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों रेनेसा की बात है ना यहां पर, और जॉन वाइक्लिफ लोलार्ड मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। वो प्री रिफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में आ गया था, रेनेसा तो उन्होंने देखा नहीं था। पहले रेनेसा बाद में रिफॉर्मेशन, बाद में रिफॉर्मेशन का मतलब है प्यूरिटनिज्म, है ना। सो दोस्तों जॉन मिल्टन इस तरह से एक है जाते हैं लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, जॉन मिल्टन। मिल्टन फर्स्ट वर्क, कौन सा वर्क है जिसको मिल्टन ने, पहला वर्क कौन सा है दोस्तों मिल्टन का, ये जल्दी से बता दीजिए, जितना जल्दी आप बता सकते हैं। और पैराडाइज लॉस्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और इसके बाद दोस्तों आपके लिए अदर ऑप्शंस भी हैं लाइक सैमसन एगोनिस्ट, एरोपैजिट का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। पैराडाइज लॉस्ट की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ये तो रेस्टोरेशन के बाद आया है 1667 में, है ना। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ज्यादा तो नहीं याद, बट मुझे लगता है गाइस 1632 का टाइम पीरियड होगा। बाकी आप जान लीजिएगा कि कौन सा ईयर है, अगर इनकरेक्ट हो तो करेक्ट भी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है ना। चलिए गाइस, next one question, who replies to Milton's question that doth God exact day labor light denied, in on his blindness Milton's inner voice, God himself, patience और मर्मर। तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए बिल्कुल फटाफट करके, क्योंकि आप बिल्कुल पूरे जोश में हैं और इस क्लास को फटाफट फिनिश करके आपको जो काम करना है वो कीजिए, लेकिन बिना फिनिश किए जाइएगा। यही वो क्वेश्चन है और यही वो पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, समझ लीजिए। करेक्ट आंसर है पेशेंस। पेशेंस इज द करेक्ट वन आंसर। यस गाइस, पेशेंस इज करेक्ट वन आंसर। और अगर आपको देखना है एक बार पोएम ओपन कर लीजिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और एक और बात आपको बता दूं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल मिल्टन ने कभी नहीं दिया इस पोएम को। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन मिल्टन ने कभी नहीं दिया। Milton's on his blindness ends with an expression of the poet's faith in God's way, questioning of the justice of God, pessimism, resentment at the loss of his talent,
गाइस करेक्ट आंसर कौन सा है? प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट सेलेक्ट कीजिए। और ये रहा गाइस करेक्ट आंसर आपका, आपके लिए आपकी स्क्रीन में। दोस्तों करेक्ट आंसर है फेथ इन गॉड्स विल। क्योंकि लास्ट में मिल्टन ने कहा कि दोज हु स्टैंड्स एंड वेट, who also serve him best, who stands and waits, something like this guys line है। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं। यस, सो वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो अपनी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड को किसी की सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हम पागल हैं, हम जाते हैं और कभी बरगद को ऐसे दबा दबा करके, कभी किसी भगवान की मूर्ति को, और घर में माता पिता पड़े होते, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, कौन से कभी बोले नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जरूरत होती है इंसानियत की। भगवान, हम जाते 500 का नोट देकर आते, भगवान ये ले ये ले, क्या दोगे यार? भगवान ने सब कुछ दिया है तुम्हें, 500 का नोट भी, वो तुम्हारे हाथ भी, तुम्हारे पांव भी, तुम्हारी जिंदगी भी, तुम्हारा घर परिवार गाड़ी बंगला सब कुछ तो भगवान ने दिया। तुम 500 रुपए दिखा करके उनको भिखारी समझ रहे हो। बस अंतर क्या दे रहे हो कि यहां पर हम भिखारी को 2 रुपए देते हैं और वहां पर हम 500 दे रहे हैं, 100 रुपए 50 रुपए दे रहे हैं। बस यही है ना। भगवान को महान बनाने चलो, भगवान को बड़ा आदमी, ऐसा कई बार होता है। मैं यहां पर पता नहीं क्यों ऐसे बोल गया, क्योंकि मैंने कई बार देखा है। सेवा करनी है किसी तो नीडी की कीजिएगा, और अच्छे इंसान की ऐसे कीजिएगा ना जिसको जरूरत है, उसको खाना खिलाइएगा, उसके साथ थोड़ा सा रह के देखिएगा, अच्छा लगेगा। They also serve who only stand and wait in this line from on his blindness. What does guide? They also serve who only stand and wait in this line from on his blindness. They stand for those who worship God, praise God in their poems, patiently accept the decree of God, make use of their poetic talent. गाइस करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, और ये रहा करेक्ट आंसर आपके लिए और आपकी स्क्रीन में। गाइस जो लोग पेशेंटली खड़े होते हैं धैर्य के साथ, और बस ईश्वर के उस आदेश की, आदेश नहीं देता भगवान आकर के, आपको कुछ कहता नहीं, बट ईश्वर के उस उचित समय का वेट करते हैं कि कब वो खुद का बढ़िया कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। Paradise lost is written in free words, blank words, rhymed words, none of these. Guys, correct answer please. Hurry up, hurry up, hurry up. Paradise lost is written in free, blank, rhymed or none of these. Correct answer है दोस्तों blank words, free में नहीं है, blank words. Yes guys. और opening line से of first disobedience of man and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world till one greater man is restored us the blissful seed. वाह क्या बात है गाइस। 1667 का ये वर्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, और समझ लीजिए कि जाने क्या क्या आपको गाइस इससे लर्न करने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, The capitalist and laborers conflict between the two appears in which play by John Galsworthy? Strife, the silver box, silver spoon और justice। भाई चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर दीजिए, और इसके बाद मैं आपको गाइस दूसरा वाला क्वेश्चन शो करने वाला हूं, बस वेट कीजिएगा। सो यस गाइस, स्ट्राइफ इज द करेक्ट वन आंसर, बिल्कुल, क्योंकि कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्राइक में ही आपको मिलने वाला है। स्ट्राइक बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट वन, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड अ वुमन इज अ थीम ऑफ जॉय, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, लायबिलिटीज। कौन सा गाइस वर्क है जिसमें ये थीम आपको और एडोलसेंट गर्ल मिलती है आपको? करेक्ट आंसर, अरे लिख दीजिए भाई, आप ही से कह रहा हूं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप इतना? मैं देख सकता हूं आपको, बस समझ लीजिए। यस, और मैम आप भी, रिक्वेस्ट है, चलिए जल्दी से लिखिए आंसर। करेक्ट आंसर है गाइस जॉय, दिस इज करेक्ट वन आंसर, ए इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट वन,
Who is the contemporary of Galsworthy? Joseph Conrad, Harold Pinter, John Milton, Dylan Thomas. Oh wow, superb, great, wonderful. Or answer, I think, I hope so you have selected correct one answer. And if you have not selected, so I hope so you are ready to select right one. Okay. So now guys, you may choose correct, right, 100% correct answer. And yes, here it is. Correct answer is this one. This is Joseph Conrad, guys. Okay. Joseph Conrad is correct one answer. Who is the contemporary of Galsworthy? Joseph Conrad. गाइज इनका वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड का, बहुत इंपॉर्टेंट है. In which year Galsworthy refused the offer of a knighthood? 32, 28, 38 और 1918. So guys, करेक्ट आंसर कौन सा है? जल्दी से कीजिए, करेक्ट कीजिए और सिलेक्ट कीजिए, मजे भी कीजिए. यस गाइज, ये है करेक्ट आंसर इसका. बाय द वे, मुझे लग रहा है कि मैंने यहां पर लिखा नहीं. गाइज आई होप सो 1918 इज द करेक्ट वन आंसर. अगर गाइज करेक्ट ना हो तो एक काम कर लीजिएगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा गाइज कि किस साल में नाइटहुड को इन्होंने डिक्लाइन किया था, याद कर लीजिएगा उसके बाद. बट मुझे तो यही लगता है जहां तक मुझे याद है. इन Galsworthy guys, you can see ये blank space है और इसी space को हमें fill करना, fill in the blank. Galsworthy was elected as the first president of PEN International Literary Club. 21, 22, 23 और 24. So guys, choose correct one answer और जल्दी से write कीजिएगा comment box में. खाली पड़ा है पूरा यार. Correct answer is OMG. Oh my God, guys. Galsworthy was elected the president of PEN. चलिए guys, इसमें भी correct answer नहीं है, but please जल्दी से हरी अप करके guys correct answer choose कीजिए. और मैं आपके comments को देख रहा हूं जल्दी से. Yes guys, PEN इंटरनेशनल. तो जल्दी से गाइज आप अगर चूज कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर नहीं चूज कर सकते तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा. यस गाइज, हरी अप. या वाओ, क्या बात है, आपके आंसर्स आने लगे गाइज. यस, और अगर आपके आंसर्स आने लगे तो मुझे भी अच्छा लग रहा है ना गाइज. चलिए कोई बात नहीं है. करेक्ट आंसर इज विच वन गाइज? नहीं पता? यस गाइस, तो थोड़ा सा एटलीस्ट आपको जान लेना चाहिए था. ओके गाइस, यस करेक्ट आंसर पेन इंटरनेशनल वाले की अगर मैं गाइस बात करूं तो पेन इंटरनेशनल इनको कब मिला था वो जल्दी से बताइए. मुझे लग रहा है कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, है ना. यस, थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे आंसर नहीं कर पा रहे. तो चलिए गाइस, जिसका भी करेक्ट हो एक बार मान लीजिएगा, और अगर आपने नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट सबके दिख रहे हैं. अच्छा गाइस, एक बात बताइए, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, है ना? आप लोग कंफ्यूज होते हैं या नहीं? प्लीज हरी अप गाइस, जल्दी से प्लीज. ओके गाइस, तो जल्दी से करेक्ट आंसर मैं सिलेक्ट कर देता हूं. करेक्ट आंसर इज यस. नहीं बताना मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा है ज्यादातर बताने का. और एक बार कमेंट्स मुझे एक बार और देख लेने दीजिए. वाओ गाइस, करेक्ट वन आंसर है इसका सिंपल सा 22, 3, 4. नो गाइस, इट्स 21. बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पेन के, और ये 21 में स्टैब्लिश करके फर्स्ट इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था. दिस इज करेक्ट वन आंसर. नेक्स्ट वन इज Galsworthy was too ill to attend the Nobel Prize presentation ceremony on 10 December 1932 and died 7 days later, 7 weeks later, 7 months later or 7 years later. वाओ गाइज, बट दुख भरी न्यूज है, बट ठीक है. करेक्ट आंसर गाइज जल्दी से. सो ये है करेक्ट आंसर. 7 वीक्स लेटर गाल्सवर्दी की डेथ हो गई थी गाइज. कब? जस्ट 7 वीक्स लेटर इनकी डेथ हो गई थी. और
and even he was not able to attend this one. The Skin Game is a play by John Galsworthy. Which among the following characters is not part of the play? Hillcrist, a country gentleman, Jack, manager, Jill, his daughter, Docker, his agent. तो गाइस करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है, कौन पार्ट नहीं है इस प्ले में, द स्किन गेम में? वाओ, ट्रिकी, अच्छा वाला, बेस्ट, गजब। करेक्ट आंसर है गाइस इसका जैक नहीं है गाइस कैरेक्टर। ओके, यस, जैक नाम का कैरेक्टर कोई है ही नहीं द स्किन गेम बाय जॉन गाल्सवर्दी में। Next one question. The first folio of Shakespeare's plays appeared in 1664, 31, 23 or 50? विलियम शेक्सपियर वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके लिए आप कैसे देख सकते हैं? यस, विलियम शेक्सपियर बाय ए.के.एस. राजवीर, ऐसा सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। Correct answer is 1623. 1623. 1623 is correct one answer. Wow, guys, great. Who speak the following? Yes, guys, इसको थोड़ा काट देते हैं हम लोग। Who speak the following line in Hamlet? Something is rotten in the state of Denmark. And yes, guys, these lines is spoken by Marcellus, I think, in बेसिकली गाइज इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। दीज लाइन्स, यस, दीज लाइन्स इज स्पोकन बाय मार्सलस इन हैमलेट इन एक्ट नंबर एंड सीन नंबर। गाइज तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसके लिए, बट ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन है। तो चलिए गाइज, एक्ट 1 सीन 4, देन इसके बाद है गाइज आपके लिए एक्ट 1 सीन 5, एक्ट 1 सीन 6, एक्ट 1 सीन 2। करेक्ट आंसर गाइज चूज कर लीजिए। करेक्ट आंसर है एक्ट 1 सीन 4। दिस इज करेक्ट वन आंसर गाइज। यस, करेक्ट वन आंसर। From the Four Winds, a collection of short stories, was Galsworthy's first published work in 93, 95, 97, 99. करेक्ट वन आंसर प्लीज गाइज। मजा आ रहा है वैसे आज की क्लास में, और आपका ऑसम रिस्पॉन्स देख करके तो गाइज आई एम सो मच हैप्पी, ग्लैड कि अच्छा भी लग रहा है कि वाह क्या बात है, आप लोग कैसे गजब आंसर चूज कर लेते। Correct answer is 1897. This is correct one answer. Okay, from the Four Winds, a collection of short stories, was Galsworthy's first published work. तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है और आज की जो ये काफी बड़ी वाली क्लास थी ना गाइस, तो फिनिश हो जाती है। बट यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वन चैनल। अनदर वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि यस, आप पीजीटी का पूरा कोर्स, पीजीटी का पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स, और दोस्तों यूजीसी नेट भी चाहिए तो यूजीसी नेट अनअकैडमी पर चलता है। बाकी टीजीटी और पीजीटी के कोर्सेज गाइस मैं प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड करता हूं आप सबको, और बिल्कुल दोस्तों बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। अगर चाहिए आपको सक्सेस तो ये जो नंबर यहां पर दिया है, फटाफट दोस्तों इसे अपने व्हाट्सएप में ऐड कीजिएगा, और ऐड करने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, और ये समझिए गाइस प्रिपरेशन अच्छी स्टार्ट कीजिए, सस्ते के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ये बात मेरा कहना उचित भी है, पैसे मत खराब कीजिएगा, जहां भी पढ़िए या खुद प्रिपरेशन में रहिए, राइट डायरेक्शन के साथ पढ़िए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीजीटी का मेरा डिटेल्ड सिलेबस वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें समझ लीजिए, आपको क्लियर होंगी। तो चलिए, आई होप सो कि आप सबने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा नंबर का, और मैसेज जरूर करेंगे व्हाट्सएप में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो जरूर दोस्तों पूरे कोर्स मिलेंगे मजेदार वाले। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और यस, लिटरेचर लवर्स इज द नेम ऑफ ट्रस्ट। यस गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर।